कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ या कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में आपको क्या शर्म आती है क्या? यानी इसमें आपका कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में। कम से कम आपको हौसला बढ़ाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। एक मेहनत करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ना। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यूट्यूब चैनल पर ये मेरा पहला ही प्रयास है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और आइए अपन चलते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की ओर। आइए विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए कि कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी हमारे देश में आपको पता है कि संसद के 3 अंग है ना। तो आपको पता है कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी प्रकार आपको पता है कि सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो कार्यपालिका है ना, समस्त जितने भी जो कार्यपालिका के कार्य हैं है ना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी उसी के पास होगी। और अब देखो, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति को संघ की, यानी संघ यानी आज हमारा पूरा भारत देश है, तो समस्त जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियाँ आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास होगी। और औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से नहीं, औपचारिक रूप से जो सभी कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, है ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो शक्तियाँ हैं ना, इनका प्रयोग आपको पता है राष्ट्रपति या तो प्रत्यक्ष रूप से करेगा या संविधान के द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से इन शक्तियों को काम मिलेगा। अब देखो, मैं आपको पढ़ रहा हूँ आगे कि ये जो राष्ट्रपति को जितनी भी जो शक्तियाँ दी गई है ना कार्यपालिका से संबंधित, इनका प्रयोग या तो राष्ट्रपति किसकी सहायता से करेगा, अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से करेगा, या संविधान के अनुसार वो अपने स्वविवेक से, है ना, यानी स्वयं कर सकता है। इस प्रकार आपको पता है शासन का समस्त कार्य, यानी आपको पता है कार्यपालिका से संबंधित जो भी कार्रवाई करनी है ना, या शासन से संबंधित जो भी कार्रवाई करनी है, तो वो सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और सरकार के जितने भी जो निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के जो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए जाते हैं। अगर मान लो, अभी मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मान लो हमारे देश में कोई कानून लागू करना है, तो कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अति आवश्यक है। लोकसभा में विधेयक पारित हो गया 2/3 बहुमत से, तो उसको बाद में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो उसके बाद में उसको राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए, हस्ताक्षर के लिए, स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वो कानून हमारे देश में, पूरे देश में लागू हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ कार्यपालिका की बात आई ना, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कार्यपालिका में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब आपको पता है कार्यपालिका में आते हैं, संघीय कार्यपालिका में। अब देखो, यहाँ आपने इस किताब में जो केंद्र सरकार का जो टॉपिक है ना, इसके अंदर आगे आएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है ना, 75(1) में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और जो अन्य जो मंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ में जो कैबिनेट के जो अन्य मंत्री होते हैं, है ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, उनकी नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति ही करेगा। पर राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब कि प्रधानमंत्री जो होता है ना, उसका क्या कर्तव्य होता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय, यानी जो प्रधानमंत्री के साथ में जो मंत्रिपरिषद होती है उसके जितने भी जो निर्णय लिए जाते हैं, मंत्रिपरिषद
किसी भी बात को लेकर के कोई भी निर्णय लेता है ना, तो उसके बारे में आपको पता है कि राष्ट्रपति को उसे सूचना देनी होगी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और जो प्रशासन संबंधी जो भी मामले हैं, है ना, उसकी जो सूचना है वो राष्ट्रपति को दे। जब भी राष्ट्रपति सूचना मांगे तो उसे उपलब्ध करवानी होगी। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो अपन है ना, इसमें कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है कि यहाँ देखो कार्यपालिका में बात आ रही है अधीनस्थ पदाधिकारी। तो अधीनस्थ पदाधिकारी किसे कहते हैं? यानी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति की जो सलाह है ना, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 74 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसके परामर्श के लिए एक क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। यानी राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सहायता के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और ये क्यों बनाई गई है? ये आपको पता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए बनाई गई है। और इसका जो प्रधान होगा ना, इसका जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी जैसे मैं आपको अतिरिक्त जो जानकारी दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, आगे भविष्य में कंपटीशन में आपकी बहुत काम में आएगी। पर अभी बाकी तो आपको पता ही है कि मैं इस टॉपिक में सारी चीज़ें आपको समझा ही रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। पर ये जो अतिरिक्त जो जानकारी दी जा रही है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो कार्यपालिका और जो कार्यपालिका तो जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, इसमें देखो अपन ने एक चीज़ नोट की थी कि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। देखो नीचे दे रखा है। तो ये जो बात समस्त कार्य की आ रही है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का क्या होता है? वो देश का प्रथम नागरिक होता है। आप सोचिए, देश का पहला नागरिक होता है, इसीलिए आपको पता है कि उसको इतनी शक्तियाँ प्राप्त है। और अभी मैंने आपको बताया समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ जो भी शासन से संबंधित है ना, सरकार के जितने भी जो कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य आपको पता है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और जैसा आपको पता है कि जो भी कोई निर्णय लेता है, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है, जो कार्यपालिका के भाग है, अगर मान लो मंत्री परिषद किसी भी बात को लेके, किसी विषय को लेके कोई निर्णय लेती है ना, तो उस निर्णय की सूचना किसको देनी होगी? उस निर्णय की सूचना आपको पता है राष्ट्रपति को देनी होगी। जब भी राष्ट्रपति किसी विधेयक से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, किसी निर्णय से संबंधित सूचना मांगे, तो वो सारी की सारी सूचना किसको देनी होगी? वो सारी की सारी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। तो अब देखो, समझाने के तौर पे हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको पता है कि मैं फेस टू फेस बिना किताब के पढ़ा ही रहा था, पर जैसे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर क्यों ना आप लिखित रूप में भी समझाएं, तो मैंने सोचा चलो लिखित रूप में भी समझा देते हैं। तो इसलिए मैंने ये इस तरह का वीडियो बनाया है। बाकी मैं फेस टू फेस बिना किताब के द्वारा भी मैं पढ़ा रहा था और पढ़ा भी सकता हूँ। अब देखो आगे क्या दे रखा है, सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ। देखो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति को सैनिक क्षेत्र में क्या शक्तियाँ दे रखी है। तो सैनिक, आगे देखते हैं इसमें। देखो क्या दे रखा है कि सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ क्या है। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। यानी जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, तो वो भारत की जो समस्त सेनाएं हैं, यानी समस्त सेनाओं का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी आज हमारे भारत देश की जो रक्षा बल है, रक्षा करने वाला जो बल है, जैसे थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है ना, इन सब का क्या होता है? इन सब का सर्वोच्च सेनापति होता है। इन सब का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे देश का राष्ट्रपति, है ना। वो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तो ये इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। आगे देखो, किंतु इस अधिकार का प्रयोग, यानी राष्ट्रपति इन ये जो जितने भी जो सेनाएं हैं, इनका प्रयोग कब कर सकता है? इन सब का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। यानी संविधान में जो दिए गए नियम है उनके अनुसार इनको काम में ले सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, है ना, यानी प्रतिरक्षा
सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। यानी देश की सुरक्षा से संबंधित, सेवाओं से संबंधित, युद्ध से संबंधित, शांति से संबंधित अगर मान लो कोई भी कानून बनाने का अधिकार है तो वो देश की संसद के पास है। यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन मिलकर के आज युद्ध से संबंधित, शांति है ना, सुरक्षा, सेवा से संबंधित कानून बना सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति, आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति यानी हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद की स्वीकृति के बिना, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद की दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना न तो वो आपको पता है देश के अंदर युद्ध की घोषणा कर सकता है ना, ये मतलब देश के अंदर आपको पता है कि भारत देश में न तो वो युद्ध की घोषणा कर सकता है, न ही आपको पता है वो इन सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, न ही इन सेनाओं का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ बात सेनाओं की आ रही है ना, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि जो राष्ट्रपति है ना उसको किसी देश के साथ, मान लो कोई भी देश ले लो, आज हमारे भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो भी है ना, तो किसी भी देश के साथ में मतलब युद्ध की घोषणा करना या मान लो शांति स्थापित करने की शक्ति है ना, वो सब आपको पता है कि राष्ट्रपति में निहित होती है। तो पर इन जो तीनों सेनाएं है ना, इन सेनाओं का प्रयोग वो संसद की स्वीकृति से ही कर सकता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियाँ होती है ना, समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ, ये आपको पता है वास्तविक नहीं होती है। वास्तविक शक्तियाँ न होकर के ये सिर्फ क्या होती है, औपचारिक होती है। वास्तविक शक्तियाँ न होकर के क्या होती है, सिर्फ औपचारिक होती है। मतलब कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी भारत का राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किसके बिना नहीं कर सकता है, मंत्री परिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकता। अब आप ये कह रहे, सोच रहे होंगे कि ये आपने क्या कहा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, परंतु वो आपको पता है उसके पास में वास्तविक शक्तियाँ नहीं है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के पास होती है। और अपन ने पढ़ा भी था कि संविधान के अनुच्छेद आपको पता है कि 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सहायता के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अपनी किताब में लिखा हुआ ना उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, पर अतिरिक्त जानकारी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि आज जो राष्ट्रपति है वो जो तीनों सेनाएं है ना, थल सेना, वायुसेना है ना, नौसेना, इन तीनों सेनाओं का आपको पता है कि सेना जो होती है उन सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। और जो रक्षा की जो बल है ना, रक्षा की जो बल है, उन बलों की सर्वोच्च जो कमान होती है ना, वो सारे की सारी राष्ट्र है ना उसी में निहित होती है। उसके बाद में अगर अपन देखें विधायी शक्तियों के अंदर, तो देखो मैं विधायी शक्तियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है राष्ट्रपति की। देखो इसमें यहाँ बात आ रही है कि राष्ट्रपति को भारतीय संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। यानी राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति को भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जिससे अपन ने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। वैसे ही राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है, इसका अपने को पता होना चाहिए। अब देखो विधायी क्षेत्र में क्या शक्तियाँ दे रखी है। देखो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कोई टॉपिक तो आपको मैं समझा रहा हूँ, पर मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या मान लो जब भी कॉल पे या आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, है ना। तो आइए पढ़ते हैं इसमें। विधायी क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। यानी जो राष्ट्रपति है ना, यानी हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपको पता है क्या करता है, वो आपको पता है कि संसद के क्या बुलाता है, संसद के अधिवेशन बुलाता है, संसद के अधिवेशन बुलाता है। अब देखो इसमें आगे क्या दे रखा है कि संसद के अधिवेशन किस तरह से बुलाए जाते हैं, संसद के अधिवेशन किस तरह से बुलाए जाते हैं और ये किन परिस्थितियों में आपको पता है कि संसद के अधिवेशन बुलाए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी एक विस्तृत रूप में आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपन देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं कि अधिवेशन की जो समाप्ति है ना उसकी घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहले मैं देखो ये पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा।
वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर मान लो लोकसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, समय से पूर्व, यानी वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर चाहे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 5 साल पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद में अब तक 9 बार, यानी अब तक आपको पता है हमारे देश में 9 बार लोकसभा को 5 साल पूर्व यानी समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में, यानी संसद में आपको पता है अधिवेशन यानी क्या होता है, बैठक। लोकसभा राज्यसभा की जो बैठक होती है 1 वर्ष में आपको पता है कि 2 बार होती है, 6-6 महीने के भीतर, है ना, और 6 महीने से अधिक का इसमें बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। तो संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति, यानी जब भी संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। यानी संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी जो संयुक्त बैठक होती है ना, उसमें भाषण देने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके द्वारा अन्य अवसरों पर, यानी आपको पता है संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, उसके अलावा जब भी कोई नए या अन्य अवसरों पर भी आपको पता है कि संसद को राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को राष्ट्रपति संदेश देता है, या उनकी बैठक में क्या करता है, संसद के जो भी बैठक होती है उनमें भाषण देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, भाषण देने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि इसमें विस्तृत रूप में इसमें दे रखा है, पर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसको मैं अच्छे से और समझा देता हूँ कि राष्ट्रपति किस तरह से आपको पता है क्या क्या कार्य करता है, क्या नहीं है ना। तो ये अपन विधायी शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब भी अपन ने पढ़ा था कि यहाँ बात संसद के दोनों सदनों की आ रही है, तो जो राष्ट्रपति होता है ना, वो संसद के दोनों सदनों की अधिवेशन को आहूत करता है ना, आहूत यानी संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है ना, और अधिवेशन का आपको पता है समाप्त करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये सब इसमें दे रखा है। और अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है कि अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा में कोई पारस्परिक विरोध हो जाए, है ना, कोई मतभेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि जो संसद के जो दोनों सदन है ना, उनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है, हमारी किताब में भी दे रखा है ना, तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और देखो अति महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ आपको मैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक है ना कानून नहीं बन सकता। अभी मैंने आपको बताया जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। प्रत्येक विधेयक पर आज तक आपको पता है कोई भी कानून बनाया गया है, कोई भी विधेयक बनाया गया है, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अति आवश्यक होते हैं, उसके बिना कानून को बनाया नहीं जा सकता है ना। तो अब देखो उसके बाद में आगे क्या है कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, देखिए जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से, अभी मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री की सलाह से किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, है ना, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, चाहे आज भारत में 28 राज्य है, प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल है ना, उनकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक, देखो यहाँ एक महालेखा परीक्षक क्या रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि महालेखा परीक्षक क्या होता है। ये आपको पता है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इसका काम क्या होता है, ये आपको पता है कि जो ये देखता है कि जैसे संसद के द्वारा आज आपको पता है कि जितने भी जो हमारे सरकारी जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, इन सब का वेतन भारत की संचित निधि कोष से दिया जाता है। तो ये क्या कार्य करता है कि संसद के द्वारा, यानी संसद जो भी पैसा खर्च करती है, संसद के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों की सीमा से अधिक अगर मतलब धन खर्च हो गया है ना, तो ये मतलब उसके बारे में ये निर्णय करता है कि जो संसद के द्वारा जो खर्चे हैं उन खर्चों की जो सीमा है, सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए, जितनी लिमिट है उससे अधिक धन खर्च न होने पाए। तो ये संसद के द्वारा आपको पता है निर्धारित सीमा पर ही धन खर्च किया जाए, इसके ऊपर निर्णय करता है। उसके बाद में देखो इसमें दे रखा है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सदस्य विदेशों में राजदूत, तो देखो विदेशों में राजदूत की बात आ रही है, तो राजदूत का भी मैं आपको बताता हूँ कि राजदूत क्या कार्य करता है। ये देश द्वारा आपको पता है कि नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं, है ना, यानी प्रत्येक राष्ट्र में आपको पता है कि ये प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं
और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो अन्य देशों में आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संस्थाओं में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो राष्ट्रपति जो होता है ना, वो आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपको पता है कि इन राजदूतों की, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की जाती है ना। तो ये हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं, जो क्या करते हैं कि अन्य जो देश होते हैं ना, उनमें जाकर के आपको पता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं होती है ना, उनमें आपको पता है कि अपने देश का क्या करते हैं, अपने देश का वहाँ जाके प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो ये इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो महालेखा परीक्षक, और ये मैंने आपको बता दिया है, विदेशों में राजदूत है ना, क्या होते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग, ये आपको पता ही है, यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये इनके अध्यक्ष होते हैं। जैसे हमारे अभी आज राजस्थान में, राजस्थान है ना, संघ लोक सेवा आयोग है, तो वैसे ही आपको पता है आरपीएससी होती है, तो उसके जो अध्यक्ष है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो इन सब की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति ही करता है। तो मुख्य रूप से मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और या कॉल करके पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। और ये मैंने वीडियो आज लिखित रूप में समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।